बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ के लिए मैं मुल्तमिस हूँ एडवोकेट असलाम से कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ करें। एडवोकेट असलाम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वराअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जैसा कि कल मुर्खा 10 जुलाई 2026 को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि दुरूद सलाम, करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और उनकी आल पर। तो आप सबसे गुजारिश है कि दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह बलगल्लुला बिकमालिही कशफतुजा बिजमालिही हसनत जमीउ इसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कल हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे हमारे उस्ताद मोहतरम चेयरमैन पाकिस्तान टैक्स चैनल जनाब अरशद फिरत साहब ने सैर हासिल गुफ्तगू की। सेक्शन 114 तक हमने जो भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में अमेंडमेंट्स थी वो हमने उसका बगौर मुताला किया और जायजा लिया। आज मोरखा 11 जुलाई 2026 को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो बकाया अमेंडमेंट्स हुई हैं फिनांस एक्ट 2026 में उन पे सैर हासिल गुफ्तगू के लिए और उसके बाद कस्टम्स में की इंटरप्रिटेशन के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद मंशा सफीरा साहब से कि वो आए और कल का लेक्चर जहाँ पे छोड़ा था 114 सेक्शन से उससे आगे जो है अमेंडमेंट्स जो भी हुई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में उन पे हमें अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मोहम्मद मंशा सफीरा साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable member of Pakistan Channel and audience, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो फाइनेंस एक्ट 2006 है थ्रू दैट जो भी अमेंडमेंट आई है फिस्कल स्टैट्यूट में, तो ऑलरेडी हमने जो अमेंडमेंट इन सेल टैक्स एक्ट 1990 में है या फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में जो अमेंडमेंट आई है उनकी नेचर ऑफ अमेंडमेंट, उनकी पर्पज ऑफ अमेंडमेंट या उनका स्कोप या इम्प्लीकेशन विद रेफरेंस टू रेवेन्यू इम्पैक्ट क्या है, उनका रिलीफ मेजर क्या है या एडमिनिस्ट्रेटिव उसके इम्पैक्ट क्या है या क्लैरिफिकेटरी है, एडिटोरियल है, क्या है, इस मैनर में हम देख रहे थे। तो इसमें हमने दो स्टैच्यू हमने कंप्लीट किए थे और तीसरा जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इसको हम सेक्शन 114 तक किया था। अब हम नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है उसको आज हम टेकअप करते हैं, ऑनवर्ड चलते हैं। उम्मीद है आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट हुई है उनको कंप्लीट करेंगे अदर देन शेड्यूल। इसी तरह जो कस्टम एक्ट है उसकी भी अदर देन शेड्यूल करेंगे। नेक्स्ट जो हो गया लेक्चर होगा फिर उसमें हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे शेड्यूल्स का, क्योंकि शेड्यूल इंपॉर्टेंट टॉपिक है
जहाँ के रेट गिवन है। तो जो पहले रेट क्या थे, अब क्या है, उस रेट में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, या बिल्कुल खत्म हुआ है, तो या ड्यूटी शूटी में जो रेट में चेंज आई है और उनके क्या इम्प्लीकेशन है, कितना काम हुआ है, कितना है, वो एक डिटेल लेक्चर जो होगा विद रेफरेंस टू शेड्यूल 1, 2, 3 जो भी से इनकम टैक्स के, इसी तरह कस्टम का शेड्यूल 1 है या 5 है, उसमें जो अमेंडमेंट कस्टम ड्यूटीज पे आई हैं तो उसको हम देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ये 17 जो सेक्शन क्लास है, ये सेक्शन आपका 17 क्लास है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, जो कि फाइनेंस एक्ट की है, जो इस थ्रू दैट अमेंडमेंट जो है वो 122 के बाद जो अमेंडमेंट है 122 इंसर्ट हुआ है। इससे पहले आपकी सेल्फ असेसमेंट 120 में है, एस पार्ट असेसमेंट या बेस्ट जजमेंट में 121 में, 122 में अमेंडेड है, उसके बाद रिवीजन है ये वो। तो उसके बाद ये 122 डी के बाद 122 ई जो है वो ऐड किए। बेसिकली ये इन कंटिन्यूएशन ऑफ जो नया सिस्टम है जिसमें एनएफसी है, नेशनल फेसलेस जो सेंटर है, या नेशनल फेस या फेसलेस अथॉरिटीज है, या उनकी जुरिडिक्शन है, उसकी कंटिन्यूएशन में जो फेसलेस ऑडिट है, तो ये असेसमेंट का है। तो क्योंकि ये असेसमेंट का चैप्टर है तो फेसलेस असेसमेंट जो है वो उसको ऐड किया गया है कि उसका क्या प्रोसीजर होगा, अथॉरिटी किस तरह करेंगे, तो अगर कोई उन्होंने इंस्पेक्शन या इंक्वायरी या बाकी काम कर रहे हैं तो वो किस तरह करेंगे। ऑलरेडी यही चीज फेसलेस ऑडिट का असेसमेंट आपने सेल टैक्स एक्ट 1990 में भी जो अमेंडमेंट आई है ऑलमोस्ट वही है। इसी तरह आपकी जो फेडरल एक्साइज में आई है वही वाली है, इसी तरह कस्टम में भी वही है, लेटर हम डिस्कस करेंगे। तो वही ये विद रेफरेंस टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, जो फेसलेस असेसमेंट ऑडिट एंड असेसमेंट है। ये सिमिलर प्रोविजन सब में ही आया है। जो एनएफसी जो है, नेशनल जो आपका नेशनल फेसलेस सेंटर है, वो भी प्रोविजन उसी तरह है, ये फेसलेस जुरिडिक्शन भी उसी तरह है, अथॉरिटी भी उसी तरह है, ऑडिट और असेसमेंट भी उसी तरह है, फेसलेस अपील भी उसी तरह है। ऑलमोस्ट वो सेक्शन चेंज है, अदरवाइज कोई पैरामीटर प्रोसीजर जो है या कंडीशन जो है, जो उसकी रेस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशन है, वो उसी तरह ही सारी है, ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट सेक्शन चेंज है। तो अब हम यहाँ जो आई है अमेंडमेंट, इसको विद रेफरेंस टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हम देख लेते हैं। तो फेसलेस ऑडिट एंड असेसमेंट, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्री कंटेन्ड एनी अदर प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो ये सबसे पहले मैं डिस्कस किया नॉन अब्स्ट्रैक्ट क्लॉज है। जिस सेक्शन से पहले नॉन अब्स्ट्रैक्ट क्लॉज लगा दे, तो एक तो नॉन अब्स्ट्रैक्ट क्लॉज होती है जो कि एक इसको कहते हैं नॉन अब्स्ट्रैक्ट ओवरराइडिंग क्लॉज होती है, ओवरराइडिंग सेक्शन होता है, ये सुपरसीड करता है और दूसरे को ये स्पेशल सेक्शन बनता है और दूसरे को वो सबऑर्डिनेट सेक्शन बनाता है। तीसरा ये जो हायर पोटेंशियल पे स्टैंड करता है और बाकी जो सेक्शन होते हैं वो लोअर पोटेंशियल पे स्टैंड करते हैं। तो ये ओवरराइडिंग नेचर होता है, तो इसको देखना होता है कि ओवरराइडिंग किस एक्सटेंट तक है। अगर इसमें नॉट विद कंटेंट ऑल अदर लॉ लिखा हो तो फिर वो सब कोई ओवरराइड करेगा। अगर इसमें कोई सेक्शन लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग कंटेन एंड सेक्शन फ्लॉ या क्लॉज इन, फिर टू द एक्सटेंट ऑफ दैट क्लॉज को ये ओवरराइड करेगा। तो नॉन अब्स्ट्रैक्ट का जो ओवरराइडिंग क्लॉज है, ये स्पेशल प्रोविजन टू द एक्सटेंट, उसके ऊपर इसको सुपरमेसी होगी। लेकिन जहां कहीं सारे पे लिखे हुए हैं कि सब नॉट विद स्टैंडिंग कंटेन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग, फिर तमाम जितने भी लॉ होंगे उसको सुपरसीड करेगा। लेकिन जो उसका पेरेंट लॉ है उसको सुपरसाइड नहीं करेगा। जैसे ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना हुआ है। अगर इसको यहाँ ये कह भी दिया जाए कि नॉट विद एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं करेगा। इसी तरह जो सेक्शन है उसको देखा जाता है कि उसमें किसमें लगा हुआ है। अगर ये प्रोसीजर या नॉट विद मशीनरी पर भी लगा हो तो ये फिर चार्जिंग सेक्शन को ओवरराइड नहीं करेगा, इवन तो उसमें लिखा भी हो। तो इस या फिर दोनों में से जो लेटर होगा, अगर एक लॉ है आज नॉट विद लिखा है, एक पहले लिखा हुआ है, तो आज वाला उससे भी सुपरसीड करेगा। तो ये नॉन अब्स्ट्रैक्ट क्लॉज जो है, तो इसको इस सिनेरियो में इंटरप्रेट करते हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग का पहला पैरामीटर है, उसकी वर्डिंग क्या है, लिटरल उसकी वर्डिंग क्या है, आप वर्डिंग देखेंगे कि ऑल अदर लॉ को ओवरराइड करता है या स्पेसिफिक क्लॉज को करता है या सेक्शन को करता है। तो इसके यहाँ इसको आप इस सिनेरियो में देखें
कि ऑल अदर क्लास को ओवरराइड करता है नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, या सिर्फ इसी किसी एक सेक्शन या सब सेक्शन या किसी क्लास को ओवरराइड करता है। तो उसकी लैंग्वेज जो उसकी वर्डिंग है, लिटरली उसको प्लेन लैंग्वेज में आप देखेंगे किसको करता है। तो जब भी ये ऑल अदर लॉ में, जैसे मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं करेगा। अगर ये जैसे असेसमेंट है तो ये मशीनरी सेक्शन है, ये चार्जेस सेक्शन पे ओवरराइड नहीं करेगा। तो इसलिए अगर दो लॉ है तो वो दोनों की नेचर देखेंगे, फिर जिसमें से लेटर होगा वो दूसरे को और लीव को ओवरराइड करेगा। दोनों का इनकंसिस्टेंसी होगी तो लेटर वाला प्रीवेल करेगा, तो पहले वाला सबऑर्डिनेट होगा। तो अब इसमें देखिएगा, नॉट विद एनीथिंग टू द कंट्री कंटेन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस की हद तक ओवरराइड कर रहा है। तो अगर उससे कोई कंट्राडिक्शन है तो उस पर ये प्रीवेल करेगा। अगर ऑर्डिनेंस में कोई प्रोविजन, ऑल अदर लॉ नहीं है इसमें, इसलिए टू द एक्सटेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस के जो सेक्शन है उसमें और इसमें अगर कोई कंट्राडिक्शन आता है, ये इनकंसिस्टेंसी आती है, तो ये वाला सेक्शन जो है दूसरे सेक्शन पे प्रीवेल करेगा। Any order under section 177 or 216, any order made under section 111, any assessment under this part, ये बहुत मोस्ट पार्ट है। अब दिस पार्ट से मुराद इधर सेक्शन 120, 21, 22, 23 इधर नहीं लिखे हुए, लेकिन ये उसको भी ओवरराइड कर रहा है, वो अलग अपनी जगह पे चलेंगे। ठीक है, वो उस चैप्टर को अगर हम खोलेंगे तो उसमें 120 है, 121 है, 122, 129 तक ऑलमोस्ट चलते हैं। उसके बाद कुछ लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि सिर्फ ये सेक्शन जो है इनकी असेसमेंट का जिक्र है, फेसलेस में दूसरे सेक्शनों की असेसमेंट नहीं होगी। वो सारी 120, 21, 22 अंडर दिस पार्ट जो लिखा हुआ है इसमें वो सारी कवर्ड है। खोले पार्ट कौन सा है, तो एक्टिवेशन क्योंकि एक और पार्ट में, इसलिए उसका सेक्शन लिखना जरूरी था। तो ये पार्ट खोले कौन सा है, पार्ट 2 है, 122 वाला खोले, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोले, 120 से स्टार्ट करें जरा। ये देखिए पार्ट 2 है। अब पार्ट टू ये पार्ट चलता है, इसमें 120 है, आगे चले। इसमें 120 बी है, ऑनवर्ड बेस्ट 121 है, उसके बाद 122 है, ये असेसमेंट 122 है, आगे रिवीजन बाई कमिश्नर है, इसके बाद आगे 122 ए है, इसमें रिवीजन बाई चीफ कमिश्नर है, इसमें एग्रीड असेसमेंट भी है सर्टन केसेस। अब प्रोविजनल असेसमेंट सर्टन केसेस भी इसमें है। और असेसमेंट, ये रीअसेसमेंट जो होती है, रिमांड होता है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से या कमिश्नर से, वो भी इसमें शामिल है। पावर, ये मॉडिफाई ऑर्डर भी इसी में शामिल है। असेसमेंट इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी भी है, एविडेंस ऑफ असेसमेंट भी है। तो यहाँ तक ये चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर में जितने ये सेक्शंस हैं, ये सारे इस हेड में वापस आ जाएंगे। ये 111 के बाद एनी असेसमेंट अंडर दिस पार्ट, तो सारी ये असेसमेंट जो मैंने गिनी है वो सारे सेक्शन इसमें शामिल है। नहीं, वो आगे मैं बताता है आएगी कि नहीं। पहले सेक्शनों को ये वही काम करने, प्रोसीजर और है फेसलेस करने, लेकिन वो सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे, उसके लिए फेसलेस वाले काम जो है वो होंगे। असेसमेंट वही होंगी, उसी तरह होंगी, लेकिन उसका प्रोसीजर डिफरेंट होगा। ठीक है, वो हाँ प्रोसीजर डिफरेंट होगा। वो कौन अथॉरिटीज है वो फेसलेस वाली करेंगे, वो चीजें ये सारी होगी। इन सेक्शनों की सारी असेसमेंट होगी फेसलेस में, या उसमें होगी या उसमें। जिन लोगों को स्पेसिफाई किया जाएगा कि ये लोग हैं, ये पर्सन क्लासेस, उनकी फेसलेस होगी तो उसकी फिर वो नहीं होगी। आगे हम बढ़ेंगे, बाद और कंकरेंट भी है। तो वो मतलब कहने का ये, इसमें एनी ऑर्डर, ये ऑर्डर भी हो सकता है, 214 भी हो सकता है, असेसमेंट है जो बैगिनी वो भी होगी, उस सेक्शन भी है, रेक्टिफिकेशन भी है, रेफर टू सब्जेक्ट वन may be made in a faceless manner
एज में भी प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड। तो फेसलेस होंगी उनकी, इन्हें मैनर बोर्ड स्पेसिफाई करेगा और फेसलेस अथॉरिटी करेंगे। अब आगे हम देख लेते हैं। फेसलेस असेसमेंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेड, 1 वाली वो सारे सेक्शनों की होगी और वो फेसलेस होगी। तो दूसरी भी हो सकती है, दूसरी अथॉरिटी है तो वो अपनी करेंगी, वो उसको रिडंडेंट नहीं करता। जो फेसलेस पे आ जाएंगी फिर ये ओवर राइटिंग हो जाएगा, फिर उसको हो सकता है वो बोर्ड जैसे भी ट्रांजेक्टरी, हाँ, ताकि डबलिंग ना हो। डबलिंग जैसे वो आपका नेस्ले में आया था, वो हम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन वाले रूल भी हो, वो भी हो, फिर दरमियान में कोई रूल हो, स्ट्रक्चर हो कि जब वो करेगा तो ये नहीं करेगा, तो सेम पर्सन की सेम टैक्स पीरियड की एट ए टाइम दोनों एट ए टाइम करंट नहीं कर सकते। तू भी बुक्स ला, वो भी ला, तो किसको बुक्स देगा वो। तो इसलिए जहां वो होगा ये फिर ओवर राइटिंग होगा, इसकी हो रही होगी तो फिर वो नहीं करेगा, उसकी हो रही है तो ये कर सकता है, इसको एलोकेट हो सकती है, इसलिए ओवर राइटिंग है। तो करनी किस किस सेक्शन में, आर्टिकल 170 का हो सकता है, 214C का रेफरेंस में हो सकता है, 111 की हो सकती है, बाकी 120 से लेके 29 तक जो सेक्शन बने हैं वो कर रहे। कुछ लोग ये कंफ्यूज कर रहे थे कि नहीं बस यही सेक्शन है, वो एनी असेसमेंट अंडर दिस पार्ट को कंसीडर ही नहीं करते, वो कहते सिर्फ ये आई है बाकी नहीं है, बाकी इसमें वो सारे ही कवर है, वो लगा लिखने की जरूरत नहीं थी। इसलिए विद रिस्पेक्ट टू केस कन्वर्ट एंड सब्सेक्शन में भी ये सारी फेसर, इसका मोड बैनर जो है वो बोर्ड स्पेसिफाई करेगा किस तरह होगी। द फेसर सबसे जो शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन, आप पर्सन आ गए और क्लासिफाई करने किनकी करनी है, वो पर्सन आर इनकम और ट्रांसफर और केस और ट्रांसफर एज में भी स्पेसिफाइड बाय द, इसको भी वो नोटिफाई करेगा बोर्ड कि ये लोग हैं, वो हाई इनकम वाले हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं, जो भी बोर्ड समझेंगे क्लासेस ऑफ पर्सन, या वो सेक्टर वाइज हो, जो पर्सन वाइज इंडिविजुअल कंपनी कारपोरेट ना, या नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे मैन्युफैक्चरर है, सूटिकल है, फार्मास्यूटिकल है, या टेक्सटाइल है, या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कर सकता है, बोर्ड स्पेसिफाई करता है, या वॉल्यूम पैटर्न दे सकता है कि इस लिमिट से ऊपर वाले ये करने कवर, वो डिफरेंट सिनेरियो दे सकता है, उसके मुताबिक फिर वो पर्सन क्लासेस ऑफ पर्सन या इनकम लेवल ऑफ इनकम उसके मुताबिक। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177 शैल अप्लाई टू द ऑर्डर कंडक्टेड इन फेसियल मैनर अंडर दिस सेक्शन। 170 वाला जो है वो बैनर उसके उस तरह होगा टू द कंडक्ट। ऑडिट में 3 चीजें मोस्टली होती है, एक होती है सिलेक्शन, एक होती है कंडक्ट कॉलिंग ऑफ रिकॉर्ड और एग्जामिनेशन, एक होती है रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग के बाद उसके व्यूज और ऑडिट रिपोर्ट। तो अब यहाँ कंडक्ट है, फेसलेस में मैनर में कंडक्ट होगा, ठीक है, इन दिस सेक्शन प्रोवाइडेड दैट वे अपॉर्चुनिटी, ये आप फेसलेस में जो हैंडल होगी, अपॉर्चुनिटी जानी है, तो अपॉर्चुनिटी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होनी है। यहाँ क्योंकि उसने हाइड की आइडेंटिटी और वॉइस को, इसलिए फिर वो दूसरों से जो ऑलरेडी अथॉरिटीज है इनकम टैक्स उससे करवा लिए जाएंगी, या इंस्पेक्शन करनी है, प्रेमिसेस विजिट करना है, या सर्च करनी है, तो सर्च के लिए फिर फेसलेस वाला तो आएगा नहीं, अगर आएगा तो उसका पता चल जाएगा कौन लोग हैं। तो इसलिए वो फिर वो अथॉरिटी जो ओरिजिनल अथॉरिटी है उनको मार, या इंटेलिजेंस को या दूसरों को किसी को मार किया जाएगा, और वो फिर वो करके उसकी रिपोर्टिंग इसको फेसलेस अथॉरिटीज को उसको दे देंगे। तो उसके लिए भी फिर उन्होंने ये प्रोविजन डाला है, प्रोवाइडेड दैट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड इज टू बी प्रोवाइडेड टू द टैक्सपेयर ड्यू द कोर्स ऑफ ऑडिट और ए स्टेटमेंट अंडर द ओथ, जब ओथ पे स्टेटमेंट लेनी है, या इंक्वायरी इंस्पेक्शन करनी है, सर्च करनी है, या कोई एसेट शेड्यूल की वेरिफिकेशन करनी है, तो उस चीज में ओथ पे रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द टैक्सपेयर और एनी अदर पर्सन अंडर सेक्शन 170 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, द सेम शैल बी डन थ्रू ई हियरिंग अंडर सेक्शन 227 ऑफ द, उसको ई हियरिंग से भी वो कर सकते हैं। फिजिकली करनी हो तो वो फिर उसमें 227 में लिखा होगा कि दूसरी अथॉरिटी को भी दे सकते हैं। सेल टैक्स में हमने पढ़ा था इनको, उस बार भी उन्होंने कहा दूसरी अथॉरिटी को, सारी बोर्ड कैसे उसको समझेगा, किससे करवानी वो कर लेगा। ई हियरिंग से अब वो ई हियरिंग पे नहीं दिया जा सकता, पता चलेगा कि वो सामने स्टेटमेंट लिखवानी है, या इंस्पेक्शन करनी है, या विजिट करना है, वो उससे करवा देंगे। ये क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी हद तक है, या वो तक है, तो वहां ई हियरिंग का आगे प्रोसीजर ई हियरिंग का किया जाएगा। Provided for the identity of the officer, including physical and voice identity, conducted such e-hearing shall be kept confidential। तो उसका क्योंकि उसकी ना फेस उसका दिखाना है ना वॉइस दिखानी है, तो कॉन्फिडेंशियल उसको रखा जाएगा। दुनिया में ना जब आप विजिट के लिए वो फिर एक्सेस होते हैं, पता नहीं होता कौन पर
पाकिस्तान में फसला ईमेल लेकर आता है दुनिया में जहाँ टेक्नोलॉजी हाई लेवल पे यहाँ ये काम होता है, बल्कि हमारे भी यहाँ जो ऐसे समझ खुफिया लोग हैं, खुफिया लोग फोन करके जैसे आपसे पूछे आप कौन है, आपका इंटरव्यू ले, तो पता नहीं हो आवाज आप सुन रहे हैं कौन बंदा है कहाँ से। हाँ तो ऐसे वो अब खुफिया निजाम जो है टेक्नोलॉजी हाई लेवल पे जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि जो टैक्स आपके लाभ हैं उसमें भी वो क्योंकि वो एनालिसिस तो खुद ही कर लेंगे, फेडरल अथॉरिटी जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट दूसरे डाटा उनके पास होगा, तो उसी से वो एग्जामिन करेंगे, उसी में फिर एल्गोरिथम जो सेटलमेंट मैकेनिज्म उसमें ऑफर भी दे देंगे, इतने पैसे जमा करा दें अगर आप करा लें 10 दिन के अंदर, वो भी मैकेनिज्म आगे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट इसी तरह जैसे नेशनल आपका फेसलेस सेंटर है और फेसलेस अथॉरिटीज है, फेसलेस जुडिक्शन है, फेसलेस ऑडिट है, फेसलेस असेसमेंट है, इसी तरह फेसलेस अपील भी दे दी गई। रेफरेंस फेसलेस नहीं है, ये अपील भी कमीशन तक ही है, ट्रिब्यूनल में भी फेसलेस नहीं है, तो आगे या अगर देंगे तो ट्रिब्यूनल में देख लेंगे कि फेसलेस ट्रिब्यूनल में मेरा ख्याल नहीं देंगे, तो ना रेफरेंस ना सुप्रीम कोर्ट में। तो ये 129A क्योंकि 129 127-28 में ही होती है 30 से पहले, तो पहली वाली फेसलेस जो है वहाँ जो ऑनलाइन हमारी अपील होती है, और तो ऑनलाइन अपील सिर्फ अभी कमीशन तक की है, फर्स्ट अपील है, तो फर्स्ट अपील में फेसलेस अपील हो सकती है, तो उसके लिए ये अलग सेक्शन की है 129A फेसलेस अपील। नॉट विद उसी तरह नॉन अब्सटेंट क्लॉज है, तो जनरल प्रोसीजर आप जो अपील है उसको ये ओवरराइड करती है, जो 127-28 में है तो उसको ये ओवरराइड करेगी। Not indicating that any appeal filed under Section 30 may be processed through the National Faceless Center as may be prescribed. फाइल उसी तरह होगी और उसकी प्रोसेस उसका जो होगा वो फेसलेस में चला जाएगा। अब वो कह रहे हैं कोई और एक्सपर्ट को कह रहे यार ये पी ले आइए तू देख ले इसको, ऑनलाइन चेक कर ले क्या पैरामीटर है क्या ग्राउंड है, उसी पे आप इसको डिसाइड करके उसी पे हेयरिंग कर ले, ये हेयरिंग जैसे तो उसमें करके तो आप उसको डिसाइड कर लें। तो मे बी प्रेस्क्राइब अभी ऑपरेटिव नहीं है ऑनलाइन सेंटर तक को प्रेस्क्राइब करे बोर्ड, तो प्रोविजन ऑफ एक्सेस 28 शैल अप्लाई टू द फेसलेस अपील अकॉर्डिंगली। प्रोसीजर वही होगा लेकिन फेसलेस अथॉरिटी ये वो होगी जिसकी आइडेंटिटी भी नहीं पता होगी और वाइस नहीं पता होगा। आफ्टर सेक्शन 133 फॉलोइंग 133 आपका जो है वो आपका रेफरेंस वाला है। उसके बाद जिस तरह बाकी में इंडिपेंडेंट केस स्क्रूटनी है कि अब जो भी केस रेफरेंस फाइल करना हो, अपील करना हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, वहां ये कमेटी बनी है, पहले वो स्क्रूटनाइज करेगी क्या इसकी जो सब्सटेंस अपील में या रेफरेंस में है या नहीं है। ये वही है ना, कमेटी देखेगी ना, आपकी अगर रिव्यू के ऑर्डर आ गया तो पहले उसके पास जाएगी तो वो उसको रिव्यू करेगी या एग्जामिन करेगी कि इस जो अपील फाइल करना वायबल भी है। पिछले दिनों बहुत ही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है जिसमें एक 35 वाली थी, एक और थी, उनके ये फ्रिवलेस अपील फाइल कर देते हैं या रेफरेंस फाइल करते हैं, वेस्टेज या टाइम एनर्जी सोर्स टैक्स पेयर का भी है, डिपार्टमेंट का भी, गवर्नमेंट का भी है, तो इसको कोई जो टाइम है इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करिए, जिस केस में जो अपील में सब्सटेंस हो जो आगे टेस्ट ऑफ अपील या रेफरेंस होल्ड भी करे तो वो फाइल की जाए, बजाय हर 2,000 है तो उसमें मुकला की 2 लाख हो तो उसमें थोड़ी सी अमाउंट हो तो आप खामखा रेफरेंस फाइल कर देते हैं या अपील फाइल करते हैं कि इसमें ये होना चाहिए, लीगली ये सही नहीं है। तो इसलिए कम से कम बेनिफिट और कास्ट और बेनिफिट का भी स्टेट को स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी देखा जाइए। तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट केस स्क्रूटनी कमेटी बना दी गई है ताकि जो पहले इसमें से जो केस हो वो एग्जामिन करे, वहां से स्क्रूटनाइज हो। हाँ शैल भी मैंडेटरी, आप वहां जाएगा, वहां जाके वो एग्जामिन होगा। वहां कमेटी में 3 लोग हैं, नंबर 1 जजेस है, दूसरा एडवोकेट्स है और तीसरा 20 ग्रेड या उससे अबाव वाले डिपार्टमेंट के लोग हैं। वो फिर उसको एग्जामिन करेंगे, उसका फिर प्रोसीजर है कैसे एग्जाम कमेटी, उसमें डिफरेंट कमेटियां बनी होगी, उसको एलोकेट करते हैं, कमेटी फिर अपना रिजल्ट देगी। रिजल्ट के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो लिमिटेशन की, ये जो पीरियड इसमें लगेगा वो एक्सक्लूड होगा, जैसे स्टे वाला पीरियड एक्सक्लूड होता है, अभी हम पढ़ेंगे नजर आ जाएगा, मैं पहली दफा कई दफा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसलिए आखिरी में इसमें वही डाला कि जितनी देर इंडिपेंडेंट कमेटी में रहेगा वो पीरियड जो होगा, जैसे स्टे पीरियड एक्सक्लूड होता है तो
हाँ, बिल में भी होगा, बिल तो बिल, अच्छा बिल में नहीं था तो आप उसमें ये हमने उसमें भी क्वेश्चन किया था कि ये तो उधर जाएगा तो उधर 6 महीने लगने में तो टाइम बाढ़ हो जाएगा, उसमें टाइम बाढ़ के बड़े केस भी आ रहे थे, तो उन्होंने हमारी शायद बात सुन ली और अगर इसमें डाल दें तो वैसे भी लॉजिकली भी लिमिटेशन डलनी चाहिए थी एक्सक्लूजन वाली, ना एक्सक्लूजन करती तो यूजुअली में सारे टाइम बाढ़ होने थे। कमेटियां बनेगी, उसमें जाएंगी, उसमें टाइम फ्रेम होगा, लोगों ने कमेटी ने बैठना है, डिसाइड करना है, क्योंकि रेफरेंस का 60 डेज का टाइम है सारा, तो 60 डे में मुश्किल था काम ना, इतनी ज्यादा अपीलें हों, तो इसलिए फिर इस क्या आवाज खराब, चल बहरहाल ये है कि इसको हम इसका स्क्रूटनाइज देख लेते हैं कि इसके पैरामीटर क्या है, सब सेक्शन क्या है, तो सारों को हम एक दफा पढ़ लेते हैं। A reference under section 133 of this ordinance before the High Court or an appeal review before the Federal Constitution Court or Supreme Court of Pakistan shall only be filed by the Commissioner in Land Revenue after the same has been approved by independent case scrutiny committee as constituted by the court। तो इसमें shall only be filed, जो फाइल करना है हाँ उसमें अप्रूव होना है बाय द कमेटी, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी कमेटी। अब नीचे आ जाए, बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट one or more committee and assign them class or class of cases decided by the tribunal or high court as the case में, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट, तो अदरवाइज ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। उसके बाद कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग मेंबर एज नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड, उसमें रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और एनी अदर हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान who shall act as a chairman of the committee। Number 2, advocates having not less than 15 years experience in tax and commercial litigation before the High Court or Supreme Court of Pakistan to be nominated from a panel notified by the board from time to time। पहले पैनल होगा उसके अंदर वो हो, फिर उसे कर ए सीनियर सर्विंग रिटायरिंग ऑफिसर ऑफ एपीआर 20 ग्रेड का हो या उससे अबव, प्रोवाइडेड दैट पार्टी मे को-ऑप्ट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए नॉन वोटर मेंबर रिक्वायर्ड, वो किसी से एक्सपर्ट चार्ट अकाउंटेंट से ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन वो वोटिंग मेंबर नहीं हो, कमेटी वही होगी, ये उसके अंदर शामिल हो सकता है। Recommendation of the committee shall be binding upon the Commissioner in Land Revenue having jurisdiction over the case। जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, जो भी डिसीजन अप्रूवल का डिसअप्रूव करते हैं तो फाइल नहीं करेगा, अप्रूव करते हैं तो फाइल करेगा और उसमें वो बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग के बाद उसके अकॉर्डिंग फिर एक्ट करेगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनी, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट विद एनी कंटेन एंड लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो सूट प्रोसिक्यूशन अदर लीगल प्रोसेस शैल लाई against the member of the committee and the commissioner having jurisdiction over the case in relation to decision made under this section। इसमें कोई करते हैं तो उनमें केस भी गलत किया सही किया ये नहीं होगा। आगे कमेटी constituted under subsection shall exercise its power and function with the from the date of its constitution as notified by the board। अब बोर्ड जब से करेगा उसको स्टार्ट हो सकता पूरा साल करे ही ना, तो ये ऑपरेटिव ही ना हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है 8 है, ये वो है, ये लिमिटेशन का 8 नंबर, नॉट विद एनीथिंग कंटेन इन दिस ऑर्डिनेंस और लिमिटेशन एक्ट 19 फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग वेदर मैटर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 हैज बीन फाइल्ड विद इन टाइम द पीरियड फ्रॉम द डेट फ्रॉम व्हिच द टाइम बिगन टू रन, मतलब जिस दिन आपका ऑर्डर हुआ है या सर्व हुआ है उस दिन से बिगन टू रन टू द डेट ऑन व्हिच द कमेटी गिव इट्स अप्रूवल, तो अप्रूवल तक था, which period shall in each case be certified by the chairman shall stand excluded। ठीक है, जिस दिन का जहां से आपने फाइल करनी है कम्युनिकेट हुआ है उससे लेके जिस दिन तक अप्रूव किया है वो पीरियड जो है अप्रूवल की है वो दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिमिटेशन, जो 60 डेज है, ठीक है। जिस दिन आज को आप कम्युनिकेट हुआ है कमिश्नर को आज ऑर्डर, तो आज से लिमिटेड स्टार्ट रनिंग, ठीक है, तो स्टार्ट रनिंग है, तो आज से लेके जिस दिन अप्रूवल हुई है उस दिन तक जितने थे, अच्छा 1 दिन 2 दिन जितने भी लगे हैं, साल लगा है बेचे 2 साल लगा है, दैट सेल 20 साल भी लगे दैट सेल,
वो पेंडिंग वाला फिर पेंडिंग में भी एक्सक्लूड, पेंडिंग में भी एक्सक्लूड हो जाएगा, 226 में भी एक्सक्लूड हो जाएगा, इधर वहां भी एक्सक्लूड होता है कि पेंडिंग पड़ा हुआ है भाई। लेकिन क्योंकि लिमिटेशन स्पेसिफिक थी फॉर फाइलिंग ऑफ रेफरेंस या अपील, तो वो चीज उसको पेंडिंग में हम नहीं समझ सकते थे, यहाँ स्पेसिफिकली उसको एक्सक्लूड की जरूरत थी। वो पेंडिंग है रिकॉर्ड के लिए अथॉरिटी के पास, ये पेंडेंसी नहीं है। ये तो एक फॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो है ना, अगर 60 दिन में आप नहीं फाइल करते तो वो फाइनलिटी अटेन कर जाएगा जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है। तो हाई कोर्ट का भी इसी तरह फाइल अपील सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करते जो 60 डेज है, तो वो भी फाइनलिटी अटेन कर जाएगा। तो इसीलिए लिमिटेशन इधर लगा दी कि वो पीरियड जो अप्रूवल का है एक ट्रिब्यूनल, हाँ सारे भी उसी टाइम में तो रेफरेंस कोई भी नहीं फाइल होता, लेकिन उन्होंने इसको इसमें वो टाइम जो है जो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की सर्व से लेके अप्रूवल तक या हाई कोर्ट के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेने से और लेने से अप्रूवल तक पूरा सुप्रीम कोर्ट जो करनी है, तो वो प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर टाइम हैज ऑलरेडी बिगन, जो पहले स्टार्ट हो चुका है, तो when this section come into force, the period as aforesaid shall be commenced from the date on which finance act come into force. फर्स्ट डे ऑफ उसके लिए जो पहले स्टार्ट हो सकता है वो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से काउंटिंग शुरू होगी। हाँ हाँ, वो इस तरह वो एक्सक्लूजन का पीरियड जो है वहां से कैलकुलेट करके, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद 134A है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विद रिगार्ड टू आपकी जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसमें कोई एडिशन की है तो उसको हम देख लेते हैं। Not withstanding the designation of a committee, the committee may by order in writing rectify any mistake apparent from record on its own motion or any mistake brought to its notice by the taxpayer or the commissioner within 30 days of the receipt of decision of the committee by the taxpayer or commissioner as the date. तो अल्टरनेटिव रेजोल्यूशन का जो डिसीजन कमेटी करेंगी तो उसकी रेक्टिफिकेशन की पावर दी है कि वो सुओ मोटो भी कर सकते हैं, या वो अगर टैक्सपेयर भी एप्लीकेशन दे सकता है अपेरेंट मिस्टेक भी जो होगी, या कमीशन भी दे सकता है। In section 11, the proviso for the first stop and the colon substitute and thereafter for new provision shall be substituted, namely, provided further that where at any stage of proceeding any member of the committee becomes unavailable or is unable to perform his function for any reason whatsoever, the chairman of the board shall within 15 days of the occurrence of such vacancy appoint another person in accordance with provision of subsection 1 or 3 of section to fill such vacancy, and the committee so constituted shall continue to function subject to the same term, condition and limitation as were applicable to the original vacancy उसको कैसे fill करना है। Provided also that upon such reconstitution, the committee shall be allowed a further period of 60 days to conclude the procedure and perform its function under that. उसको further time allow कर चलो यार। Provided also that total period available to the committee, including the period already consumed prior to the reconstitution, shall in no case shall be less than 90 days from the date of region, उससे 90 days से कम नहीं होगा। उसके बाद ये अल्गोरिथम सेटलमेंट मैकेनिज्म तमाम में आया है, ये सेल टैक्स में भी आया है, एलपीटी में आया है, इधर कस्टम में भी है, तो इधर भी है, वही ऑलमोस्ट वही जहाँ वही सिस्टम जो है, क्योंकि एफपीआर के अंदर आता है, उसने नोटिफाई करने के तीनों एड पा रही है एक जैसा, ये इसको फिर पढ़ लेते हैं। algorithm settlement mechanism, technology settlement में आज भी आप हम देंगे वो, तो not anything contained in the ordinance, the board may establish digitally operated algorithm settlement mechanism, hereinafter mechanism for the settlement of tax procedure at any stage before any assessment or amendment assessment under section 121, 122 or 121E of the ordinance through revision of return under section is 6 of section 114 and certificate। तो रिवाइज आपको ऑफर देंगे, आप रिवाइज रिटर्न देंगे, रिवाइज रिटर्न की कंडीशन वगैरह देंगे, आपको पैसे देंगे 10 दिन, तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। इन द केस मैकेनिज्म कैलकुलेट एंड प्रेजेंट टू द टैक्सपेयर सेटलमेंट ऑफर फॉर वॉलंटरी रिवीजन ऑफ रिटर्न एज पर क्राइटेरिया प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3, द टैक्सपेयर मे अवेल द ऑफर एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 4। तो आपको ऑफर लगाएंगे, आपने उसमें एक्सेप्ट करनी है। The system generated settlement offer shall be calculated on the basis of including but not limited to,
ये डिफरेंट बेसिस है जिस बेसिस पे वो एल्गोरिथम सेटलमेंट की ऑफर की कैलकुलेशन होगी। स्टेज ऑफ प्रीसेप्शन इज ऑफर द टैक्स पेयर कंप्लायंस इज पुराने ऑर्डर में इस तरह थी, वो जो पहले 177 वाला था ऑर्डर सिलेक्शन में चार ही था वो कोई बात था। The taxpayer compliance is evaluated FBR data, nature and character of discrepancy, including whether it involves valuation, legal interpretation, dispute, unexplained asset or concealment, and any other basis board may consider relevant to ensure revenue adequacy and equitable treatment. उसी तरह बहुत सही सारी उसके taxpayer who opt to avail this mechanism shall within 10 days from the date of an offer to accept the settlement offer on IRS एक्सेप्ट दे देगा, फिर पैसे जमा करा देगा। डिपॉजिट और सेटलमेंट ऑफर अमाउंट अलॉन्ग विद रिवाइज रिटर्न कर देगा और साथ पैसे भी जमा करा देगा। रिवाइज द रेलेवेंट रिटर्न ऑफ सेटलमेंट टू इनकॉर्पोरेट सेटलमेंट अमाउंट, उसके मुताबिक करके तो उसको दे देगा। द इशू इसमें लिमिटेशन है कि इशू जो उसमें है वही होंगे, उसके अलावा नहीं है। इशू कन्फ्रंटेड टू द थ्रू द नोटिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑर्डर इन नोटिस अंडर सेक्शन 111 order to put issues or notice under section as a case shall be abated, वो खत्म हो जाएगा। और if the taxpayer revise the return by accepting the offer as provided in section, वो नोटिस या ऑर्डर जो ऑफर करेगा या फिर खुद करनी है क्या मैकेनिज्म वो ऑफर करेगा ना, ऑनलाइन आपको ऑफर करेगा, आपने एक्सेप्ट करनी है, टैक्स जमा रिवाइज रिटर्न करनी है, रिवाइज रिटर्न के साथ जमा करा देना, फिर जो आपको नोटिस ऑर्डर जो होता है जो आया है ऑर्डर का नोट वो स्टैंड अबेटेड वो खत्म हो जाएगा। और इसमें रीजन ऑफ रिटर्न consequent acceptance after shall not be proceeding in respect of any other issue or discovery not covered by the settlement offer, nor shall it the provision for any other tax year। तो दो इसमें लिमिटेशन है। तो जो इशू इसमें कन्फ्रंट नहीं हुआ ये उस इशू तक ही है जिसकी ऑफर दी गई, उसके अलावा कोई इशू लिखते हैं तो उसकी दोबारा ऑफर हो सकती है। या एक साल में है तो ये पैटर्न नहीं है कि यही मेथोडोलॉजी दूसरे के लिए भी ऑफर वो आपको दे, उसमें ऑफर और हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। एक साल की ऑफर दूसरे ईयर के लिए ईच ईयर इंडिपेंडेंट हर एक के लिए अपना हाँ मशीनरी और दूसरा एक्सप्रेसली लेजिस्लेटर ने कह दिया ना कि दूसरे में अप्लाई नहीं होगा और उस हद तक ही है जो इशू कन्फ्रंटेड है उसकी ऑफर है, जो इशू कन्फ्रंटेड नहीं है उसकी ऑफर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया हाँ जी इन सेक्शन 143 है विद रिगार्ड टू शिप जो है पोर्ट पे आते हैं जो उनकी डेफिनेशन उसमें ऑथराइज शिपिंग एजेंट ऐड किया है। पहले मास्टर जो होता था वो जब टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान में उसकी एंट्री होती थी इंटर होता था तो उस वक्त उसने अपना एक मैनिफेस्टो होता है कितना लोड है कितना पैसेंजर है गुड्स है क्या है तो एंट्री कितनी देर तक रहना है, तो उसने अपनी उस जो उसका वेसल होता है उसकी उसने रिटर्न फाइल करनी होती है, रिटर्न फाइल के उसका टैक्स चेक भी देना होता है। तो उसके लिए पहले मास्टर पे सारी ओब्लिगेशन थी कि वो देगा, अब उसमें एक ऑथोराइज शिपिंग एजेंट को डिफाइन करके वो भी ऐड करती है। तो उसकी डेफिनेशन हमने स्टार्ट में पढ़ ली थी। तो अब जहां जहां वर्ड होगा बस उसके साथ वो शिपिंग एजेंट भी आ जाएगा। इन सबसे आफ्टर द वर्ड शिप occurring second time the expression or authorized shipping agent as defined in section A of section shall be inserted। हर एक के साथ जहां जहां वो वर्ड है इन आफ्टर सबसेक्शन amended as follows the following new subsection shall be inserted in not anything contained in the Aadhaar ordinance, only one return shall be furnished for each vessel of SU and such return shall cover the total weight and all related amount attributed to the ship। तो पहले दो की इकट्ठी भी हो सकता है, एक की अलग वेट शेट और रन जाएगी। द मास्टर ऑफ द शिप आर ऑथराइज्ड एजेंट responsible for manifest filing and freight handling in respect of vessel shall furnish return under this section and no other person shall be furnished return for the vessel or मास्टर ने कर रही है ये ऑथराइज शिपिंग। इन सेक्शन 2 आफ्टर वर्ड शिप उसी तरह ऑथराइज वर्ड ऐड होगा जहां जहां वो है मास्टर के साथ। आफ्टर द वर्ड मास्टर द वर्ड ऑथराइज शिपिंग शैल बी ऐड। इन सबसे आफ्टर द वर्ड शैल बी द वर्ड ऑथराइज शिपिंग शैल बी jointly severally liable। पहले मास्टर अकेला था अब ऑथराइज भी jointly severally। In so afterwards occurring the second authorized shall be settled after the word chartered occurring second time the expression फिर उसके बाद authorized और authorized agent shall be। In section 1 of the word commissioner occurring at the end column and electronic conferring filing order and payment tax under section
हैज बीन रिसीव्ड इन द प्रेस में शैल बी इंसर्टेड, ये वर्डिंग उधर डाल दी जाएगी। इन सब से आफ्टरवर्ड शिप अकरिंग सेकंड द वर्ड ऑथराइजेशन शैल बी इंसर्टेड। तो ये वो क्योंकि ऑथराइज शिपिंग एजेंट की डेफिनेशन की है तो उसको भी साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी रिगार्डिंग फाइलिंग पेमेंट सारी उस पर भी शिफ्ट हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली उधर कर दी गई। इन सेक्शन 140 सबसेक्शन 6 shall be omitted। 140 एडवांस टैक्स का है वो एक्सपोर्टर वाला था। एक्सपोर्टर जो होता था उसकी रियलाइजेशन में फर्दर कोई टैक्स 1% या 2% लगाया हुआ था, वो विद हेल्ड या कलेक्शन कर रही थी तो वो ओमिट कर दिया। खोले 147 का 6। तो ये एक रिलीफ मेजर है, जो एक्सपोर्टर है उनको 1% जो आगे पहले देना पड़ता था विद हेल्ड होता था, या जो रिलाइज जो भी बैंक करते थे वो कलेक्ट करते थे एट द जो जब रिमिटेंस उनकी रिलीज होती थी तो उसमें टैक्स ले लेते। जो नॉर्मली कलेक्ट करते थे एक्सपोर्ट वाला उसके अलावा 1% और भी लेते थे। नॉट विद एनी कंटेन इन पर्सन स्पेसिफाइड सब्सिडी 1 और 3 ऑफ दैट ऑफ सेक्शन 154 वाले कोई एक्सपोर्टर थे। Shall at the time of realization of foreign exchange proceed or realization of proceed on amount of sale of goods or export goods or at the time of making payment payment an indirect exporter or clearing goods exporter respectively deduct or collect as the case may be advance income tax under this and at the rate of 1% of such foreign exchange proceed or proceed in addition to tax collectible or deductible under section 154 of this ordinance। तो 1% ज्यादा करना होता था तो ये यहाँ से आगे नहीं आगे प्रोविजो भी था। नहीं नहीं वो तो हो गया, मैं देखू ना वहां प्रोविजो था कि नहीं। प्रोविजो अब 60 पूरा नहीं पड़ा ना, 61 था कि बस ठीक है। तो ये सारा ओमिट हो गया। तो अब इट मीन 154 वाला तो उसी तरह कलेक्ट करना है और 1% जो एडिशनल करना था वो एडवांस नहीं करना, ठीक है ना, जिसने है वो नहीं देना। ये इसका कंसेप्ट 1% का रिलीफ मिल गया है जो एक्सपोर्टर है इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है ये एट द टाइम रियलाइजेशन ये वो जो रिलीफ मिल गया। उसके बाद आफ्टर सेक्शन 151 ए द फॉलोइंग न्यू सेक्शन शैल बी इंसर्टेड। 151B certain payment by life insurance company and tactful operator every life insurance including the operator and widow cycle operator making any payout benefit surrender value maturity proceed or similar payment to individual under life insurance family thankful plan arrangement shall at the time of such payment deduct tax at the rate of so। तो ये लास्ट टाइम कहा था कि ये नई इंसर्शन आई है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस में जो आप प्रीमियम देंगे प्रीमियम में से जो भी आपको सरेंडर वैल्यू जो पे आउट मिलेगा तो उसको जो डिफरेंशियल होगा विद इन 4 ईयर वो टैक्स होगा। अगर 1 साल के अंदर है आपने रिसीव किया है तो 15%, और इसी तरह अगर 1-2 साल से 4 साल तक के अंदर अंदर है तो वो फिर आपको 10% वो डिडक्शन का रेट है या उधर पेमेंट का होगा। वो फाइनल डिस्चार्ज वाला था। तो इस तरह वो जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था तो वो 3 सिचुएशन में वो नहीं होगा। अगर आपकी पेमेंट जो है डिफरेंशियल जो गेन है अंडर लाइफ अगर 4 साल के बाद है तो फिर नहीं एप्लीकेबल होगा, या वो आपका जो है डेथ पे आपको मिलेगा वो विद इन ईयर भी मिले तो कोई बात नहीं उस पर भी नहीं होगा। जहाँ कहीं डिसेबिलिटी होगी तो उसमें भी अदर देन फादर पर इसमें भी होगा। फादर पर अमाउंट लायबल प्रोटेक्शन shall be on the gross amount of payout or benefit reduced by the aggregate amount of premium or contribution paid by the policy holder or the participant। provisions shall not apply where payout benefit इसमें भी उसी तरह ये जैसे उधर था वो सेक्शन जो 6BG था जो हमने देखा था इज पेमेंट ऑन डेथ ऑफ द इंश्योर्ड और पार्टिसिपेंट is made on account of disability of the insured or participant or is made after completion of 4 years from the date of issuance of policy or certificate। Is the tax return shall be treated as annual tax on the income arising from such payout benefit। ठीक है, फाइनल डिस्चार्ज होगा रेट उधर 15-10 है, 4 साल से ओवर नहीं होगा, डेथ पे होगा, एप्लीकेबल नहीं है और डिसेबिलिटी पे।
In subsection for the IDA, the following shall be sufficient. Every banking currency maintained for currency value account, for currency business account, non-banking account, value account shall deduct from the capital gain rises on the disposal debt receivable government security certificate area investor through at the इस अमाउंट पे जो मेंशन है उसमें डिडक्शन होगी. After the 150 following new section shall be inserted with withholding tax on the revenue. सोशल मीडिया जो है इस पे भी कोई उन्होंने कहा जी अब जो है उस पे भी विद होल्डिंग टैक्स होगा, जो भी पे कर रहा होगा तो वो करेगा. तो एवरी बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और रिसीट ऑफ एनी अमाउंट on account of person deduct tax at the rate specified in division 4 where such amount represent revenue received from social media platform. For the purpose of this section, a digital content creator, ये social media क्या क्या उसको उनको ड्राइव किया. Digital content creator or social media influencer means any visual identity driving income from creation, publication, monetization of content on digital platform, including but not limited to YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, or any such similar platform. And payment includes any inward reputation transfer of credit received through banking channel, including through internet such as online payment service, etc., or digital financial platform. The tax deducted under this shall be minimum in case of resident person and final tax in case of non-resident person not having permanent establishment in Pakistan. तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अब पाकिस्तान है या है वो वाला रेजिडेंट, तो फिर उसमें मिनिमम वो तो सही है. तो परमानेंट के लिए क्या होगा? परमानेंट के एडजस्टेबल होगा, मिनिमम होगा है. हाँ ये आप देखें परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रेजिडेंट होती है इसलिए मिनिमम होगा. ठीक है. अदरवाइज ये थोड़ा डिस्प्यूट है क्योंकि नहीं तो पहले लिख देते कि रेजिडेंट एंड परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट. अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट उसमें आता, वहां तो एक्सप्रेसली है नहीं, वो वहां लिखा जाता है मिनिमम इन केस ऑफ रेजिडेंट पर्सन एंड परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट. फिर तो उसमें था, वहां तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट लिखा नहीं गया. नीचे लिखा हुआ है कि फाइनल टैक्स इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन नॉट हैविंग परमानेंट. इट मीन नॉन रेजिडेंट जिसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट उसके लिए फाइनल है, जिसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए परमानेंट तो नहीं है. तो मिनिमम में वो लिखा नहीं, तो मिनिमम ही नहीं वो कह सकता है मेरा एडजस्टेबल कह सकता है ना. मिनिमम में तो मैं आता नहीं हूँ, तो इसमें से मैं एक्सक्लूडेड हूँ. तो आप मुझे कैसे ऑन द असम्पशन बेसिस कह सकते कि मेरा मिनिमम है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का ये एडजस्टेबल है भाई ऑन द प्लेन इंटरप्रिटेशन और प्लेन रीडिंग में. अनलेस एंटिल ए में लिखा ना जाए मिनिमम नहीं कहेगा है, नहीं किया तो नहीं है. ठीक है. तो इसलिए वो उसका एडजस्टेबल होगा. अच्छा. बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट प्रेस्क्राइब रूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग रेक्टिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इन सेक्शन 159. ये एग्जम्पशन का है, विद होल्डिंग में जो एग्जम्पशन वगैरह हम अप्लाई करते हैं. Subsection 1 the following new section shall be inserted where person has distributed 90% of more its accounting income among the unit or certificate holder or shareholder as the may be in accordance with clause 9990C part 1 of social for the year immediately preceding the last tax year. The person shall be eligible for issuance of assumption certificate under subsection 1 and certificate shall be issued for subsequent whole of the tax year. तो ये 99 जो है ना ये वो कंपनी है जिनको एग्जम्पशन दी गई है, तो उसमें अगर 90% वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं इस क्लास में जो मेंशन है एंटिटीज, तो वो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं क्वालिफाई करती हैं तो उनको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिल सकता है होल ऑफ द टैक्स ईयर इस विद होल्डिंग की जो भी रेलेवेंट सेक्शन है उसमें. Provided that in case a person who has started business for the first time, the certificate shall be issued on the basis of undertaking furnished to the commissioner. Undertaking to the that person shall distribute 90% of his account income to the जिसमें पिछला साल फोन नहीं है यूनिट और ऑर्डर, उसमें जरा पिछले साल को बेस बनाया कि पिछले साल उसने 90% डिस्ट्रीब्यूट किया है तो फिर उसको मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ जो अगर नई आज बनी है तो क्या उसको मिलेगा कि नहीं, पिछला साल है ही नहीं उसका. तो इसलिए उन्होंने दे दिया वो अंडरटेकर दे दे कि मैं 90% डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, वो भी मेरे होल ऑफ द टैक्स ईयर के लिए अपना एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ले. उसके बाद वेयर ए पर्सन हैज बीन इशूड, ये
एनजीओ एनपीओ है, एनपीओ 236 वाली हैं, उनको एग्जम्पशन जो अप्रूवल मिली हुई है अगर 100% क्रेडिट की, तो उसके लिए उसको भी आप एग्जम्पशन को लेना चाहे विद होल्डिंग से, तो अंडर सेक्शन 159 उसको भी होल ऑफ द ईयर टैक्स ईयर है। वेयर पर्सन हैज इश्यूड अप्रूवल अंडर द प्रोविजन ऑफ सब क्लास सी ऑफ सब सी ऑफ clause 36 of section 2 of this ordinance for a tax year, the person shall be eligible for issuance of assumption certificate under section 1, and certificate shall be issued for the said whole of the tax year. After section 165A amendment of the following new section be inserted. ये जो बैंक शैंक है, इनको है कि आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, तो लिमिट शिमिट है कि 10 लाख का तो ट्रांजेक्शन हो गया, वो थ्रेश होल्ड जो होगा उसके मुताबिक उन्होंने सारे FBR को देने। So not necessarily any contained in the banking company ordinance 1962 or State Bank of Act 1956 or Protection Economic Reform Act 1992 or any law for the time being enforced. Every banking company and electronic money institutions shall electronically upload information as mentioned in subsection 2 to the central data hub for algorithm cross matching of tax and bank information. ये आप अपलोड कर देंगे डाटा, अब वो क्रॉस वो फेसलेस वाले क्रॉस करेंगे, अच्छा एआई चला के एआई से वो क्रॉस करेंगे, चेक करेंगे, एल्गोरिथम सेटलमेंट में आपको ऑफर करेंगे और कहेंगे इतने पैसे, इतने बैंक आपने डिपॉजिट कराया, इतने निकले, इतने पैसे, इतना टैक्स बनता है, आपने डिस्क्लोज ये किए हैं, सारी चीजें हम कर लेंगे। Information in respect of account holder having deposit or withdraw exceeding 100 million during a reporting period. वो आगे रिपोर्टिंग पीरियड बताएगा, 6 महीने या 6 महीने कब होते हैं, नहीं रिपोर्टिंग पीरियड 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ रुपए ड्यूरिंग ए रिपोर्टिंग पीरियड इन एनी or all of the bank account maintained by the account holder, specify particular of the deposit or withdraw, including opening, closing balance, peak credit and total credit during the reporting period. अब peak credit भी है, opening, closing है, सब कुछ है। This information as shared above shall be digitally processed and shall not be visible to any income tax authority during the cross matching process. In case of cross mismatch in the formation in respect of any account holder, the digital system of the board shall feed the information so required into the compliance risk management system of the board, and further proceeding shall be conducted by the National Faceless Center as provided in the अब नेशनल फेसलेस सेंटर जो अथॉरिटी है वो इसको फिर प्रोसेस करेंगे, वो मैकेनिज्म ये वो ऑपरेशन शबर में करके द बोर्ड शैल इंश्योर दैट सच इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द बैंक remain strictly confidential and no cases disclosed or misused in any manner to disregard the confidential measure provided in the statute and rules governing commercial banking as provided in this section. Up definitions है in this section reporting period mean in respect of a financial year a period of 6 months starting from first day of July से लेके 31 दिसंबर तक या फिर जनवरी से लेके 30 जून तक है। अच्छा स्पेसिफाइड डेट मीन है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इन केस ऑफ एक महीने बाद आपने पूरे 6 माह की रिपोर्टिंग कब करनी है, 31 जनवरी तक, जुलाई से लेके दिसंबर तक की रिपोर्टिंग 31 तक करनी है और जनवरी से 30 की अगला जुलाई के 31 तक करनी है, ये दोनों डेट मीन 31 डे ऑफ जनवरी इन केस ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड ended on 31st day of December and 31st day of July in case of reporting period ended on 30th day of June. Accounts mean सारी चीजें डिवाइड है, अकाउंट भी अकाउंट mean a bank account maintained by a person including current account, card deposit account, saving account, fixed account, turnover, any other such deposit by whatsoever name card, जिन्हें भी करना foreign local सब। Peak credit mean a highest credit balance in all bank account of the account holder on a given date during the reporting period. 6 महीनों में सारे क्रेडिट मिलाए एक दिन के, तो जो हाईएस्ट होगा सारों को मिलाए, और एक बंदे के 10 अकाउंट है, 10 में से एक डेट को इस डेट का भी क्रेडिट इसका भी टोटल करें, जो सब ट्रांजेक्शन में हाईएस्ट टोटल एक मिनट में निकाल देगा, तो हाईएस्ट वो पी क्रेडिट होगा। सेंटर हब डेटा मीन virtually repository of data information maintained by the board through PRAN, and compliance risk management mean a computer program for the identification and communication of compliance risk, including understanding of sale, overstatement of actions, non-reporting or under-reporting of income, asset transactions.
तो ये रिस्क एनालिसिस करेंगे, पिछले साल क्या है, इस साल क्या है, कितना आया है, कितनी नहीं है, तो रिस्क एनालिसिस कंप्यूटर एनालिसिस जो होगा वो उसके मुताबिक कर दीजिए। इन सेक्शन 169 सबसे आफ्टर द वर्ड 157 द एक्सप्रेशन बी शैल बी इंसर्टेड। 169 जो फाइनल डिस्चार्ज वाला है, जिसमें आपका जो कुछ चीजों में फिर फाइनल डिस्चार्ज होता है तो उसके मुताबिक है, तो उसमें कुछ सेक्शन फाइनल चार्ज वाले हैं 154A वाले जो ऐड हुए वो उसमें डाल दिए, ठीक है, जो इंश्योरेंस वाला जो है वो वाले जो डाल दी फाइनल। इन सेक्शन 174 फॉर द सब सेक्शन 5 द फॉलोइंग। 174 जो है रिकॉर्ड मेंटेनेंस वाला है, तो उसमें ये ऐड किए, किधर गया, किधर आ गया, 174 रिकॉर्ड मेंटेनेंस वाला है। अब उसमें कुछ ऐड किया है ना, उसको पढ़ लेते हैं, जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, 5 है, 5 को रिप्लेस किया कि ऐड किया, हाँ तो ऐड किए, सब्स्टिट्यूट किया, हम वो उधर देख लेंगे। द क्वेश्चन may require the person to install and use electronic register of such type जैसे as may be for the purpose storing is सकते। तो अब सिस्टम बदल गया है ना, तो जितनी भी है कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करना, उसकी टेक्नोलॉजी की बदली है उन्होंने, तो इसको दूसरी टेक्नोलॉजी से उसमें बदल दी। ठीक, आ जाएंगे किधर, amendment. The board may require any person or class of person to install or use electronic resource, सारे law जितने भी ये सब में ये है, such type and description as may be prescribed to act as an integrated enterpriser through a notification in the official gazette for the purpose of receiving, storing, matching, assessing information regard any transaction that has been bearing a tax on the tax liability of such person। तो उसको सब्सिट्यूट करके मोर ब्रॉडन कर दिया कि उसका जितने उसमें इंटीग्रेट करना है, तो पीछे लाइसेंस इंटीग्रेटर भी है, कंप्यूटर सिस्टम भी हुआ उसके साथ। 175A in some full occurring expense and shall be sub there are following new paragraphs shall be the State Bank of Pakistan may establish, operate and maintain a secure centralized virtual repository of banking data comprising such information record financial transaction person maintained by scheduled bank on the basis of unique as may be prescribed by the board and collect such data result as class A subsection। एक सौ देखना है तो देख लें, लेकिन उसमें ये ऐड कर दिया। नेक्स्ट आगे 177 है, जिस तरह 25 में अमेंडमेंट आई है उसी तरह 177 में इफ एनी स्टेज, अगर किसी स्टेज पे ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट ये पता चल सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है, ये वो चार्ट अकाउंटेंट को दिया जा सकता है, उनसे ऑर्डर है। इफ एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीजर बिफोर ए मेयर द कमिश्नर ऑफ द ओपिनियन दैट हैविंग रिगार्ड टू नेचर एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट value of the account, doubt about the correctness of the account, multiplicity of the transaction in the account, a specialized nature of business activity of the opinion that it is necessary so to do, he may after giving taxpayer reasonable opportunity of being heard and with the previous approval of chief commissioner direct the taxpayer to get either all of the following or to get the account re-audited by the accountant and to furnish report our law case आगे a report are duly signed and verified by the certificate, including answer to the specific query as the commissioner may require. Inventory revalue by the customer and to furnish a report of such inventory valuation duly signed and verified by such customer, including answer to the specific question as the commissioner may require. Actuary valuation of account determined by the actuary and to furnish a report of such value duly signed and verified by such actuary, include access to the specific as may question require. Explain the accountant, the cost accountant, as actually referred to in subsection, shall be nominated by the commissioner for the purpose of this section from among the panel of accountant values actually not be rated by the board. Provided that after the first nomination, if the registered person object to the nomination of the particular accountant, cost accountant, within the 15 days of the nomination, the commissioner, if agree with the objection, may change the said accountant, cost accountant with another cost। इसमें एक्चुअली नहीं, ये ऑब्जेक्शन एक्चुअली पे नहीं होगा, कास्ट अकाउंटेंट पे और अकाउंटेंट पे हो सकता है, वो चीज इन सेक्शन 182 द फॉलोइंग टेबल, ये सारे पेनल्टी के हैं, ठीक है। एक्सपेंस यूजुअली फाइलिंग की पेनल्टी शर्टी बढ़ाई है, चार्जेबल को डिफाइन भी किया, एक्सपेंस इस बार देख लें। For the purpose of this entity to declare the expression tax payable mean the higher of taxable on the taxable on the basis of assessment made treated to have been made under section
120, 21, 122, 122, 28 और 122 वो बेस और द टैक्स पेयर फॉर द इमीडिएट प्रोसीडिंग टैक्स ईयर फॉर द रिटर्न ऑफ इनकम वाज ड्यूली फाइल्ड। पिछले साल का तो साल का तो बैलेंस करने में भाई। आफ्टर सेक्शन 1 द फॉलोइंग related entry shall be where any person having been required by the board वो इंस्टॉलेशन वाली है उसकी पेनल्टी। हाँ अच्छा ठीक चलेगी। ये पेनल्टी यूजुअली वही वाली है सिस्टम वाली है। ये इसमें भी कुछ वही वॉल्यूम उसका बढ़ाया है। 25 के 100 कर दिए, ये 50 से आ गया 200 कर दिए, ये 1 को 3 कर दिया है और 25 को 500 आगे कर दिया, 50 को 100 कर दिया। इसी तरह एंट्री में पर्सन इंक्लूडिंग कंपनी शैल बी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग कंपनी भी उसमें ऐड कर दी। चलो for the purpose his entry audited from system furnished in the form of image file scan document पासवर्ड। वहां हम पढ़ के आए थे ये 7 फाइल करने, तो जो फेसलेस में 7 तो नहीं करेंगे तो उसमें पेनल्टी है। 35 मिनट फॉलोइंग न्यू एंट्री। 36 है क्लेम क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ विदाउट एनी प्रोविजन ऑफ इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट। ज्यादा क्लेम करता है तो जितना क्लेम करता है उतनी उसको पेनल्टी लगेगी। 182 है ये, इसमें भी ये चीजें 180 ए है, इसमें ये 20 को 100 कर दिया आगे। इसी तरह आगे नेक्स्ट डिफॉल्ट सरचार्ज की है कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ सरचार्ज मेंशन shall not apply to individual who furnish undertaken before the commission by declaring that shall not be नीचे he shall not acquire purchase other obtain municipal benefit in a property for a period of 6 months from the date of furnishing such undertaking such for 209 209 ए देख रहे कौन सा है ये ओमिट हुआ है। आफ्टर सेक्शन 209 ए omitted as for the following shall फेसलेस जुरिडिक्शन जैसे उसमें थी, ये इसको आप पढ़ लें। नॉट Inland Revenue Tax Authority appointed in legislative center shall perform RR function, exercise RR such power under the RCN as may be assigned to them in respect of such person plus the for such taxes of the person through algorithm developed by board। जो टैक्स सॉर्ट आएंगे सर में भी एक्सक्लूसिव करंट भी होती है, एट द सेम टाइम भी हो सकती है सिमल्टेनली या एक्सक्लूसिव होगी। In case of concurrent jurisdiction power and function not assigned to national authority shall remain with the commissioner having jurisdiction under section 209 of the RT। इधर नहीं है तो वही करता रहेगा। बोर्ड में ट्रांसफर jurisdiction by person or transfer for specific tax year for which the jurisdiction has already been assigned under the same for the national affairs center to the commissioner having jurisdiction on recommendation of the chief commissioner audit so on। चीफ कमिश्नर कहता है कि भी वापस भेजो तो वापस भेज देंगे, नहीं तो उधर भेज आगे। The chief commissioner appointed in national affairs may require the board to direct commissioner having jurisdiction or any other as it may be fit। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप पूछ रहे थे कैसे करनी है, फिजिकल है या को है तो फेसलेस कैसे ऑपरेट होगा, तो ये चार्ज है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर the direct the commissioner having jurisdiction under section 209 or any other authority as it may deem fit to conduct physical verification including nature and size of business, asset investment expenditure, or any other information or verification required by the chief for conducting proceeding center in national center। तो वहां से उनसे करवा लेंगे सारा। Provided that may exercise its power of allocation of verification through algorithm based system। तो allocate कर सकते किसको करनी है, ठीक है ना। हाँ हाँ notwithstanding any law for the time being both the identity of the authority exercise jurisdiction in the national center shall be kept confidential from the taxpayer and authorized representative of the taxpayer and any unauthorized person। No notice order demand assessment order passed by the authority appointed in the national center shall be called in question or set aside merely on the ground that such authority did not have jurisdiction over the taxpayer under section 209 of the ordinance or lack of notified delegation of such under section 209 thus of the or because of the fact that identity of the authority has been kept partial from the as per subsection 5। इस वजह से उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जाएगा। इन सेक्शन 216 ये पब्लिक इंफॉर्मेशन जो होती है कि जिसको नहीं करनी कंफिडेंशियल रखनी, तो उसमें ये कुछ एक्सक्लूजन थी ये भी ऐड कर दी। फॉर ए द फॉलोइंग शैल बी टू एन ऑडिटर मॉनिटर ट्रैक्टोरियल
ये वो engage through third party including payer or firm, ये वो after non disclosure is made such a detail as, इनको भी इनको चीजें वो इनको डिस्क्लोज करनी है। उसमें कुछ पार्टी हैं जिनको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कुछ है जिनको डिस्क्लोज, तो उसमें ये ऐड किया कि इनको जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसको आप डिस्क्लोज करें। ये सेक्शन, हाँ उनको करनी है, देख ले सेक्शन देखना 216 216 तो कि आपने आम लोगों को किसी को नहीं करना, लेकिन टैक्स अफर को तो देना है, अगर उससे तो कॉन्फिडेंस उसने आगे किसी को नहीं करना, ठीक है। जैसे इन केस इज द वर्ड इंटरनेशनल, द इंटरनेशनल सर्च इंस्टीट्यूट भी उसने ऐड कर दिए। तो इन सेक्शन 222 आप द वर्ड एडिटर करेंगे, वर्ड एडिटर मॉनिटर एंड सेक्टोरियल एक्सपर्ट भी हायर करने हैं, तो उसको भी देने हैं। और नेशनल फेसलेस सेंटर not with any contain in any other the board may by further purpose proceed under in faceless manner several national central hereafter called center and specific jurisdiction power and jurisdiction होगी, territory कहाँ की होगी, power क्या होगी, ability और function क्या होगी। The center shall comprise the director general as, ये important है, ये डिफरेंट है एज टू आई और आई से दूसरों से। उनका डीजी होता है, नीचे डायरेक्टर होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर, ऐसे यहाँ ऊपर डीजी है, नीचे चीफ कमिश्नर कमिश्नर और अथॉरिटी उसी तरह की है, जिस तरह वो नॉर्मली एक मिक्सचर है दोनों का, ठीक है। वो ए आई का डायरेक्टरेट का और उनका मिक्सचर है, डीजी ऊपर और है नीचे और है। तो ऊपर डीजी है एज मैन चीफ कमिश्नर कमिश्नर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और एनी अदर income tax mentioned this along with sports staff as a board may be deemed fit for the purpose. Board may design algorithm for assigning any function or jurisdiction under this section to any of the 30 mentioned in subsection 2. Center may comprise as may उसके जितने चाहे बिंग होंगे या यूनिट होंगे as may be prescribed by the board. Function of audit assessment quality control interest case for specific measures shall be performed by the separate officer. अब ये assessment अलग करेगा कोई, ऑडिट लगा करेगा, कंट्रोल करेगा, ऑडिट और असेसमेंट सेम नहीं कर सकता, इसमें यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर, नो वन कैन बी जज इन ऑल केस, वो जो डॉक्टर है उसको फॉलो किया गया। पहले भी एक दो कहा था कि ऑडिट और करेगा सर, फिर बाद में मिक्स कर दी, तो फिर देखते हैं कब तक। हाँ सीएल टैक्स में ऐसे होता है, ऑडिट और करता था ड्यूटी के, फिर इकट्ठा कर दिए। तो all communication of the unit with the taxpayer or authorized representative of the taxpayer or with any other person with respect to information, document, evidence or any other as may be necessary shall be brought electronic means. इलेक्ट्रॉनिक मीन यूज होगा, मैनुअल शैनुअल के आगे दे जा कर उधर दे वो नहीं, ठीक है, वो वाला है। आफ्टर सेक्शन 228 द फॉलोइंग न्यू शैल बी इंसर्टेड, डायरेक्ट कंप्लायंस, ये सेल टैक्स उधर एफईटी में भी डाला है, इधर भी उसी तरह पैरामीटर डाल दिया। डायरेक्टर जनरल कंप्लायंस शैल बी कंसिडर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल एज मेनी, यहाँ उसी तरह ही है, डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर असिस्टेंट है, सच उधर भी एज बोर्ड में बाय ये उसी तरह आई एंड आई की तरह ही है। बोर्ड में बाय द स्पेसिफाई द फंक्शन जुरिडिक्शन ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफिसर कन्फर्म पावर of the authority specified 207 upon the director general officer. In section 231 भी clause after the semi occurring at the end and shall be और सी उसका omit कर दिया जाएगा, और 200 सेक्शन 236 सी ए shall be omitted। तो ये देख लें 231 बी कौन सा है, 236 ये अपने जो ट्रांजिशनल प्रोविजन है उनमें से। टीवी प्ले वाला 236 ये बैठ हुआ है। हाँ ये इसको इसमें जो डिडक्शन विद होल्डिंग थी वो खत्म कर दी। और कौन सा in section 231 बी इन सबसेक्शन 5 द क्लास आफ्टर कोलन अकर, वहां ऐड डाल जाए उसकी क्लास मिट गई है, पूरा नहीं है। फाइनल पहले फाइनल था तो उसको खत्म कर दिया होगा ना, शैल बी एडेड एंड क्लास सी शैल बी मिटेड। क्लास सी देखे ना, 31 में पहले है, 231 का देखें, 231 बी, 231 बी देखें।
उधर ही था। कैश विद वो 20,000 पत्ती भी दो सौ का 20 है। प्राइवेट मोटर व्हीकल उसका सी में हुआ है, सी हुआ उधर खोल के वो फाइनल फिक्स को हुआ। व्हीकल में काफी ड्यूटियां भी काम की हैं, काफी सारे पैसे जाती हैं। हम्म? Last day of the year benefiting of the unregistered vehicle from the for the purpose of date of registered means, ठीक है, this is date of issuance of a broad arrow number इतना और date of residence history last day of year of beneficiary in the case acquisition of unregistered vehicle from the federal, तो ये वाला खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया। चलो आगे नेक्स्ट। फॉर न्यू पहले ये ओमिट किया है कहीं तो यहाँ लेके आए हैं, पीछे कोई था ओमिटेड, पहले कोई सेक्शन और था यूनिफॉर्म का। हाँ तो आगे शेड्यूल है। अब टाइम क्या हो गया, कस्टम वाले को देख लेंगे, शेड्यूल हमने आगे रखा हुआ है, कंपैरिजन सारी टेबल देखेंगे वो अगले। हाँ ठीक है, ये शेड्यूल कंपैरेटिव रेट में रिडक्शन हुई है, एडिशन हुई है, क्या हुई है? और कहीं कहीं बेटा प्रयास को कहते हैं। अब ये मैं थोड़ा बंद कर लेता हूँ, इसको बंद करके स्टार्ट कर लेना, अगला कस्टम स्टार्ट करने जाएंगे। इनकम टैक्स अमेंडमेंट जो सेक्शंस में वो सारी कंप्लीट हो गई। अब हम जो शेड्यूल्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तो आप